Welcome to Easy Spy, and in this session we will have a quick glance at the budget 2025-26. और सी अगेन दी बजट ऐसा नहीं है कि आपसे बहुत ज़्यादा उससे क्वेश्चन आएंगे या आपको उसे बहुत ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है. व्हाट यू नीड टू डू इज़ कि इसका जो बेसिक पार्ट है जो आप अपनी लक्ष्मीकांत में ही पढ़ते हैं उससे डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जाता है. एंड बजट जो करेंटली प्रेजेंट किया जाता है उसमें से मोस्टली ट्रेंड और कुछ डेटा पूछा जा सकता है आपको विद रिस्पेक्ट टू डेफिसिट एंड ऑल दोज थिंग्स. बट ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपको कोई अमाउंट याद रखना है किसको कितना सैंक्शन किया एंड ऑल दोस थिंग. नो, दैट इज़ रबिश. ओके, सो चलिए हम इसके पहले हम इसमें थोड़ा सा थ्योरी पार्ट जानेंगे. अगर आप लक्ष्मीकांत से ये सब चीज़ें ऑलरेडी बहुत सॉलिडली पढ़ चुके हैं पहले तो आप इस वीडियो को हाफ स्किप कर सकते हैं, बट आई विल एटलीस्ट कवर फ्यू थिंग्स. प्री इंडिपेंडेंस टाइम में सबसे पहले बजट प्रेजेंट किया गया था April 7, 1860. दिस वॉज द डे जब पहली बार इंडिया में बजट प्रेजेंट किया गया था. और ये प्रेजेंट किया गया था बाय द पर्सन नेम इज जेम्स विल्सन. ओके, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से ये बजट प्रेजेंट किया गया था ब्रिटिश क्राउन को. अगर हम पोस्ट इंडिपेंडेंस में देखें तो पोस्ट इंडिपेंडेंस में हमारे यहाँ पे बजट प्रेजेंट किया गया था फर्स्ट टाइम बाय मिस्टर शान मुखम चेट्टी. और ये बजट प्रेजेंट किया गया था November 26, 1947. नाउ द थिंग इज कि बजट प्रेजेंट यहाँ किया जा रहा है लेकिन इसकी हमने डेट अलाइन कर दी थी जो हमारा आज करंट है. यानी कि उस वक्त जब हम आज़ाद हुए थे August 15, 1947 से लेकर 31 मार्च 1948 तक इस बजट का ड्यूरेशन माना गया. तो ये डेट तो आज भी एज इट इज़ ही है, हमारा फाइनेंशियल ईयर यहीं तक जाता है. लेकिन जो फर्स्ट बजट पेश किया गया था वो अप्लाई हुआ था फ्रॉम August 15, 1947 टू 31 मार्च 1948. ओके, प्रेजेंटेड बाय मिस्टर शान मुकन चट्टी ऑन 26 नवंबर 1947. राइट, तो यहाँ से हमारे फिजिकल ईयर का एडजस्टमेंट शुरू हो गया था. देन उस टाइम तक इनफैक्ट काफ़ी टाइम तक टिल 1999 जब अटल जी की सरकार में मिस्टर यशवंत सिन्हा ही वॉज द फाइनेंस मिनिस्टर. और इन्होंने ये टाइम चेंज किया था क्योंकि पहले बजट पेश किया जाता था शाम के 5 बजे. इस टाइम को इन्होंने चेंज किया और इन्होंने इसे पार्लियामेंट या हाउस की वर्किंग आवर्स के साथ अलाइन करते हुए सुबह 11 बजे बजट पेश करने का प्रोविज़न शुरू किया जो कि आज तक इसी तरीके से चला आ रहा है. राइट, क्योंकि यहाँ पर ये था कि अगर 5 बजे पेश करते हैं बजट तो गवर्नमेंट तो अपना बजट पेश करके चली जाती है लेकिन फिर फाइनेंशियल मार्केट उसको किस तरीके से रिस्पॉन्ड करेंगे ये देखने की बात हो जाती थी. तो फाइनेंशियल मार्केट और गवर्नमेंट इन दोनों के वर्किंग आवर्स को अलाइन करने के लिए 1999 में ये चेंजेस किए गए बाय द गवर्नमेंट और अब बजट सुबह 11 बजे पेश किया जाता है. इसके अलावा कुछ और चेंजेस किए गए इन 2017 जब यहाँ पर गवर्नमेंट ने कहा कि हम लोग बजट को फरवरी के लास्ट डे पर ना करके हम लोग फरवरी के फर्स्ट डे पर ही पेश कर दिया करेंगे. इसका क्या रीज़न था वो अभी हम आगे समझेंगे, बट अभी के लिए याद रखिए कि 2017 में कुछ रिफॉर्म्स किए गए जिसमें पहला रिफॉर्म था दैट बजट पेश करने की जो तारीख थी उसको 1 महीने पहले कर दिया गया. सेकेंड इज़ कि रेलवे एक सेपरेट बजट की तरह प्रेजेंट किया जाता था, इसको मर्ज कर दिया गया जनरल बजट के साथ ही. क्योंकि ब्रिटिशर्स का मैटर अलग था, उनके लिए रेलवे बहुत लाइफलाइन हुआ करती थी उनके पूरे ट्रेड की. तो वो लोग रेलवे बजट को अलग से ही मेंटेन करके चलते थे क्योंकि उनका पूरा रेवेन्यू उसी पे डिपेंड करता था. बट उसकी वो ऑब्सोलेट हो गया काफ़ी, उसकी ज़रूरत फील नहीं होती थी तो गवर्नमेंट ने इसको 2017 में मर्ज कर दिया जनरल बजट के साथ. राइट, देन आज तक सबसे ज़्यादा अगर बजट किसी ने पेश करे हैं तो वो है 10 बजट्स बाय मोरारजी देसाई. और ये रिकॉर्ड अभी तक ऐसा के ऐसा ही बना हुआ है. निर्मला सीतारमन जी ने जो प्रेजेंट किया अभी वो उनका 8th बजट था. तो मे बी अगले 2 साल और अगर उन्होंने बजट पेश किया तो वो इसकी बराबरी कर लेंगी. बजट की अगर हम बात करते हैं तो पहली बात तो ये है कि दैट द टर्म बजट दिस इज़ नॉट मैंशनड एनी वेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन. राइट, दिस टर्म इज़ नॉट यूज. हमारे यहाँ पर जो टर्म यूज़ हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में वो है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट. एंड नाउ ये एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या सिग्निफाई करेंगी, ये दो चीज़ें बताएंगी. एक तो गवर्नमेंट की रिसीट और दूसरा गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर किस ईयर के लिए, ऑफ द फोर्थ कमिंग ईयर. राइट, यानी कि अभी हमारे यहाँ पर जो बजट पेश हुआ है वो कब से कब तक अप्लाई होगा, वो 2025 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च 2026 के लिए वैलिड होगा. क्लियर.
नाउ रिमेंबर कि जब भी बजट पेश किया जाता है ना, उसमें 3 चीज़ें बताई जाती हैं। फर्स्ट, जो फोर्थ कमिंग ईयर है 2025 टू 2026, इसके बजट एस्टिमेट आपके सामने रखे जाएंगे कि गवर्नमेंट क्या एक्सपेक्ट कर रही है कि नेक्स्ट ईयर किस तरीके का रेवेन्यू और रिसीट वो एक्सपेक्ट कर सकता है। लेकिन जो अभी करंट में रनिंग है, अभी 31 मार्च तक हमारा पिछला वाला ही बजट की वैलिडिटी चल रही है, दैट इज़ बजट 2024-25। ठीक है, तो इसके रिवाइज एस्टिमेट दिए जाते हैं कि हमने लास्ट ईयर बजट की स्टार्टिंग में जो एस्टिमेट बनाए गए थे उसमें कुछ हमें चेंजेस देखने को मिले, और अब हमें लगता है कि कुछ फाइनल डेटा इस तरीके का रह सकता है, बट अभी भी ये रिवाइज एस्टिमेट ही है, फाइनल एक्चुअल नहीं होता है। लेकिन पिछले साल जब 1 फरवरी को ये बजट पेश किया था, तब कौन सा ईयर चल रहा था फाइनेंशियल, तब चल रहा था 2023-24, राइट। तो इस वाले उस वक्त इसके फाइनल डेटा हमारे पास नहीं थे, लेकिन अब इसके साथ हम लोग इसका एक्चुअल एस्टिमेट दे सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर बजट पेश किया जा रहा है 25-26 के लिए, तो उसके तो अभी हम सिर्फ एस्टिमेट ही दे सकते हैं। पिछला वाला जो बजट जो अभी करंट में रनिंग है 31 मार्च तक, उसके हम रिवाइज एस्टिमेट देंगे, और जो पिछला फाइनेंशियल ईयर जो ख़त्म हुआ था लास्ट ईयर 31 मार्च को, उसके एक्चुअल डेटा हम लोग देते हैं यहाँ पर। ओके, तो गवर्नमेंट हमें 3 चीज़ें बताती है किसी भी ईयर के बजट प्रेजेंटेशन के दौरान। क्लियर है यहाँ तक? अब ये जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात हो रही है यहाँ पर, जस्ट अ सेकेंड, ये जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात की जा रही है यहाँ पर, ये किस आर्टिकल के अंडर में मेंशन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? आर्टिकल 112। ओके, यही बोलता है। और किसको ड्यूटी दी गई है? ड्यूटी दी गई है प्रेसिडेंट को। The Article 112, it reads that President shall ensure that a statement of estimated receipts as well as expenditure। ओके, अभी भी एस्टिमेट वर्ड यूज़ हो रहा है यहाँ पे, कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा है एस्टिमेट, क्योंकि आप श्योरली तो नहीं बता सकते ना हमारे पास इस बार कितना टैक्स आएगा और कितना खर्च होगा अगले जो करंट जो स्टार्ट होगा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, तो एस्टिमेट वर्ड यूज़ किया गया है इस आर्टिकल के अंडर में ही। Okay, that president shall ensure that a statement of estimated receipt and expenditure of government of India is presented before both the houses of parliament before commencement of each financial reforms, right? That's how article 112। now next is, अब आपसे PYQ में क्वेश्चन पूछा गया है कि बजट प्रेजेंट कौन करता है, तो यहाँ पे हमारे फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर में देयर इज ए डिपार्टमेंट कॉल्ड एज डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, राइट। इसके अंदर में हमारे पास 2 डिवीज़न है, एक है हमारा बजट डिवीज़न जिसका काम है बजट तैयार करना, और दूसरा है हमारा इकोनॉमिक डिवीज़न जिसका काम है इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंट करना, राइट, इकोनॉमिक सर्वे। और ये किया जाता है अंडर ओवरऑल गाइडेंस ऑफ चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र। ठीक है, तो अगर यूनियन लेवल पर आर्टिकल 112 है, तो फिर स्टेट लेवल पर भी कुछ होगा एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए? यस, दैट इज अंडर आर्टिकल 202। ओके, तो इस आर्टिकल के अंडर में यही सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नर को दी जाती है विद रिस्पेक्ट टू स्टेट गवर्नमेंट, राइट। तो आपके पास 2010 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सा डिपार्टमेंट इसे पब्लिश प्रिपेयर करता है, तो आंसर आपका सिंपल था, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। उसके बाद फिर एक और क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 2011 में, दैट बजट अगर पास ना हो तो फिर उसके क्या इम्प्लीकेशन होंगे। देखिए, क्योंकि बजट के रिस्पेक्ट में या मनी बिल के रिस्पेक्ट में सारी पावर ऑलमोस्ट लोकसभा को ही दी गई है, राज्यसभा के पास सिर्फ रिकमेंडेटरी पावर है। अगर बजट पास नहीं हो पाता है, दैट मीन्स कि गवर्नमेंट अपना कॉन्फिडेंस लूज कर चुकी है, फिर उसके अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन आएगा एंड गवर्नमेंट में फॉल। ठीक है, तो बजट पास होना ज़रूरी है। अगर नहीं होता है तो डेफिनेटली कि यहाँ पर गवर्नमेंट मेजॉरिटी में नहीं है, कॉन्फिडेंस मोशन उसके अगेंस्ट लाया जा सकता है और फिर प्राइम मिनिस्टर और इस गवर्नमेंट को रिमूव करना होगा। ठीक है, चलिए, इसके अलावा अगर हम और कुछ आर्टिकल्स की बात करें यहाँ पर, आप अगर ये सब पढ़ चुके हैं तो प्लीज़ वीडियो फॉरवर्ड कर लीजिए थोड़ा सा। ठीक है, 2 आर्टिकल और हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं, दैट इज़ आर्टिकल 265 एंड आर्टिकल 266। अब आर्टिकल 265 यहाँ पे बात करता है कि गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट की रिसीट के रिस्पेक्ट में बात कर रहा है, दैट गवर्नमेंट कैन नॉट लेवी और कलेक्ट एनी टैक्स। गवर्नमेंट अपने कोई भी रिसीट टैक्स के फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में कलेक्ट नहीं कर सकती जब तक कि एक्सेप्ट बाय एन अथॉरिटी ऑफ लॉ, यानी कि ये काम करने के लिए गवर्नमेंट को क्या करना होगा, एक फाइनेंस बिल पास करना होगा। ठीक है, तभी वो अपने ये सारी चीज़ें कलेक्ट कर सकती है। एंड सिमिलरली ये भी कहा गया है कि आप एक्सपेंडिचर भी खुद से नहीं कर सकते।
आपको लेजिस्लेटिव ऑथराइजेशन लेना होगा, तो इसके लिए भी गवर्नमेंट को फिर एक अप्रोप्रिएशन बिल पास करना होगा। राइट, दैट इज क्लियर। आर्टिकल 265 266 क्या कह रहा है कि दैट नो टैक्स कैन बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ, और उसके लिए आपको फाइनेंस बिल पास करना होगा, तभी आप ये टैक्स वगैरह लगा सकते हो, कलेक्शन कर सकते हो, और एक्सपेंडिचर भी अगर करना है तो उसके लिए अप्रोप्रिएशन बिल पास करना होगा, तभी जाकर आप ये कर पाएंगे। ठीक है, तो फाइनेंस बिल को लेकर, अप्रोप्रिएशन बिल को लेकर आपके ये डाउट्स यहाँ पे क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट हम लोग थोड़ा सा और फैक्ट्स देखेंगे कुछ, उसके बाद हम लोग बजट पे आएंगे। तो यहाँ पे आपको कुछ टर्म्स ऑलरेडी क्लियर होंगे। फुल बजट क्या होता है, इंतरिम बजट क्या होता है। इंतरिम बजट जनरली पेश किया जाता है इलेक्शन ईयर में, राइट। इंतरिम बजट जैसे सपोज 1 फरवरी को प्रेजेंट कर दिया गया, बाय एंड ऑफ मार्च ये पास हो गया, राइट। लेकिन इलेक्शन के रिजल्ट्स वगैरह आएंगे मिड मई तक, और मे बी जून जुलाई में गवर्नमेंट फॉर्मेशन होती है। सपोज कीजिए कि एक न्यू पार्टी आ गई या न्यू गवर्नमेंट आ गई जून जुलाई में, तो यहाँ पर ये क्या कहा जाएगा कि जब तक न्यू गवर्नमेंट नहीं आ जाती तब तक एक इंतरिम बजट पेश किया जाएगा, और यहाँ पे जो एक्सपेंडिचर्स वगैरह होंगे वो किए जाएंगे तब तक, और फिर जो भी गवर्नमेंट आएगी वो जून जुलाई में अपना आके फुल बजट पेश करेगी। एंड इट्स नॉट ओनली इन केस ऑफ कि कोई पार्टी चेंज होगी तभी, नहीं, न्यू गवर्नमेंट से मतलब जो भी न्यू गवर्नमेंट आएगी इरिस्पेक्टिव कि वो सेम पार्टी रिपीट होती है या कोई न्यू पार्टी पावर में आती है, राइट। तो वो इंतरिम बजट का केस था। बट इसके रिस्पेक्ट में प्लीज़ एक बात याद रखिए, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट दिस इंतरिम बजट ना, तो देयर इज़ नो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन। ठीक, कॉन्स्टिट्यूशन ऐसी कोई बात नहीं करता कि आपको इंतरिम बजट जैसी कोई चीज़ पेश करनी होगी, नहीं। देर इज़ नो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन, इट इज़ जस्ट एन अनरिटन कन्वेंशन, जो कि बार बार अलग अलग गवर्नमेंट्स ने डिसाइड किया है कि हम इस तरीके से ये काम करेंगे। ओके, दिस इज़ जस्ट एन अनरिटन कन्वेंशन, इसमें कोई कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन नहीं है। क्लियर। फिर नेक्स्ट कंसेप्ट एक और निकल के आता है, दैट इज़ वोट ऑन अकाउंट, राइट। अब यहाँ पर होता है कि जब तक बजट पास नहीं हो रहा है, अब ये देखिए पुरानी बात हो गई है क्योंकि ये अब वैलिड उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन अभी के लिए समझिए, क्योंकि गवर्नमेंट ने फिर इसमें फाइनेंशियल ईयर में थोड़ा सा बजट 1 महीने पहले करके इस तमाशे को थोड़ा सा कम कर दिया था। व्हेन बजट हैज़ नॉट बीन पास्ड, जब तक बजट पास नहीं हो रहा है तब तक एक्सपेंसेस जो हैं उनको मीट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करती है कि लोकसभा आपको एक तरीके से एडवांस ग्रांट कर देती है टू मीट द एक्सपेंडिचर जब तक कि बजट अप्रूव होगा, राइट। लेकिन रिमेंबर कि ये जो वोट ऑफ अकाउंट है, दिस डील्स ओनली विथ एक्सपेंडिचर साइड, ठीक है। यहाँ पे ये रिसीट साइड से कोई लेना देना नहीं है वोट ऑन अकाउंट का, ये सिर्फ एक्सपेंडिचर साइड पे बात कर रहा है, वो भी तब तक जब तक कि आपका बजट अप्रूव नहीं हो जाता। ओके, और ये सब चीज़ें दी गई हैं अंडर आर्टिकल 116, बट इतना सब याद रखने की ज़रूरत नहीं है, उतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। मैं आपको बताता हूँ कि ये जो फरवरी में हम लोगों ने इसमें जो चेंजेस किए उसको करने की ज़रूरत क्या थी। नो सी, अगर हम इसको मान लें कि चलिए अभी चल रहा है हमारा फाइनेंशियल ईयर 2024-25, राइट, और यहाँ से हमारा फाइनेंशियल ईयर शुरू हो जाएगा 2025-26। ओके, नो सी, इसमें अगर हम ये मान लेते हैं कि ये है फरवरी एंड दिस इज़ मार्च, और फिर जब फाइनेंशियल नेक्स्ट वाला शुरू हो जाएगा तो हमारा ये रहा अप्रैल और ये रहा हमारा मई। ओके, अब अगर हम लोग पहले की बात मान लें, जब पहले होता था कि फरवरी के लास्ट डे पर बजट इंट्रोड्यूस किया जाता था, तो यहाँ पे हमारा सपोज बजट इंट्रोड्यूस किया गया, राइट। अब इसको पास होते होते आ जाता था मिड ऑफ मई। ओके, जब यहाँ पे फाइनली बजट होगा पास हमारा। अब बजट पास हो गया, लेकिन हमारा फाइनेंशियल कहाँ से स्टार्ट हो चुका है, फाइनेंशियल स्टार्ट हो चुका है 1 अप्रैल से। तो फिर ये जो 1 अप्रैल से लेके मिड मई तक का जो खर्चा है इसका क्या करें, तो इसके लिए हम लोग क्या करते थे, हम लोग यहाँ पे करवा लेते थे वोट ऑन अकाउंट, ठीक है। कि आप ये जो 1 अप्रैल से मिड में, सपोज हम मान लें 15 मई को बजट पास हो रहा है, तो ये जो इतने दिन का खर्चा है इसके लिए वोट ऑन अकाउंट, यानी कि आप इतना अमाउंट दे दीजिए जिससे इतने दिन सरकार चल जाए, राइट। अब यहाँ पे चेंजेस क्या किए गए, फिर चेंजेस के लिए एक बार फिर से देखते हैं, फाइनेंशियल ईयर 24-25 एंड फाइनेंशियल ईयर 25-26।
यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या चेंजेस किए, दैट अब ये जो बजट था वो यहीं इंट्रोड्यूस कर दिया हमने 1 फेब को, ठीक है। यहाँ पे बजट हमारा हो गया इंट्रोड्यूस। एंड व्हाट इज़ हैपनिंग दैट ये आपका पूरा फरवरी का मंथ था, ये रहा मार्च, और अब ये बजट जो होगा आपका ये एंड ऑफ मार्च तक पास हो जाएगा, इनफैक्ट मिड मार्च में ही पास कर दिया जाता है। तो सपोज कर लीजिए एनी हाउ आपका 31 मार्च से पहले नया बजट पास हो चुका है, तो अब जो 1 अप्रैल से न्यू सेशन स्टार्ट हो रहा है, न्यू फाइनेंशियल ईयर, इसमें हमें कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अप्रैल हो चाहे मई हो, 1 अप्रैल से आपका बजट ऑलरेडी पास हो चुका है, सब कुछ सैंक्शन हो चुके हैं, तो आपको यहाँ पे वोट ऑफ अकाउंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अब, ठीक है। क्योंकि आपको यहाँ पर ये जो एक्स्ट्रा इस टाइम ड्यूरेशन के लिए अलग से पैसा लेना पड़ रहा था, अब वो नहीं लेना पड़ेगा, ओके। इसलिए इस बजट की जो डेट है उसको 1 मंथ पीछे पुश किया गया था। क्लियर। नेक्स्ट बस कुछ फैक्ट्स और हैं, उसके बाद हम लोग आते हैं बजट के डेटा पर। ओके, सो फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी को हम लोग बजट इंट्रोड्यूस कर देती है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर 11 AM को, ठीक है, जो कि 1999 में चेंज किया गया। अब यहाँ पे सबसे पहले फाइनेंस मिनिस्टर जो होंगी वो स्पीच देंगी, और कौन से हाउस में देंगी, ये अपनी स्पीच देती हैं लोकसभा में, जबकि वो राज्यसभा मेंबर हैं, बट ये लोकसभा में आएंगी, अपनी बजट स्पीच देंगी। उसके बाद जब स्पीच ख़त्म हो जाएगी तब प्रेजेंट किया जाता है बजट राज्यसभा में, तब तक राज्यसभा में ये बजट नहीं पेश किया जाता, आफ्टर दी स्पीच ही पेश किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर अब आपने देखा होगा कि जिस दिन बजट पेश होता है फिर शाम को एक दूसरे पे क्रिटिसिज्म वगैरह चलता रहता है, तो पार्लियामेंट में क्यों नहीं करते क्रिटिसिज्म, इसलिए नहीं करते क्योंकि यहाँ पर बजट इंट्रोड्यूस जब किया जाता है तब वहाँ पे कोई भी डिस्कशन नहीं किया जाता, ओके। ऑन द डे ऑफ प्रेजेंटेशन वहाँ पर कोई भी डिस्कशन नहीं हो सकता, ठीक है। अब इसके बाद जब डिस्कशन स्टेज शुरू होंगी भी, जब डिस्कशन शुरू भी होगा तो पहले होगा एक जनरल डिस्कशन और उसके बाद होगा फिर इन डिटेल डिस्कशन, ओके। सो अगर हम स्टेप बाय स्टेप देखें तो सबसे पहले बजट प्रेजेंट हुआ, इसके बाद यहाँ पे जनरल डिस्कशन होगा। ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस पे यूपीएससी ने पहले भी PYQ पूछे हैं और आगे भी पूछेगा आपसे। जनरल डिस्कशन के बाद हमारा हाउस जो होगा वो हो जाएगा एडजर्न, ठीक है। यहाँ पे हाउस आपका एडजर्न हो जाएगा। अब जब हाउस एडजर्न हो रहा होगा उस बीच ऐसा नहीं है कि बजट पे कोई बात नहीं चलेगी, बात चलेगी, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि हर मिनिस्ट्री हर डिपार्टमेंट ने अपनी कुछ डिमांड रखी होंगी, तो डिमांड ऑफ ग्रांट्स विल बी एग्जामिन्ड बाय डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज़, ओके। आपको पता है 24 डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज़ हैं हमारे पास, ये सब इन डिमांड ऑफ ग्रांट्स को एग्जामिन करेंगी और उसके बाद ये अपनी रिपोर्ट सबमिट कर देंगी टू लोकसभा, राइट। ये यहाँ पे हो गया। इसके बाद फिर जब लोकसभा वापस से आएगी तब आपकी इन डिटेल डिस्कशन होंगे इन सब पे, और डिस्कशन के बाद होगी आपकी वोटिंग, ठीक है, ऑन डिमांड ऑफ ग्रांट्स, जो भी जिसकी भी जितनी डिमांड है। अब आपने ये सब करवा लिया, अब इसके बाद गवर्नमेंट को खर्चा करना है, हर मिनिस्ट्री को कुछ कुछ पैसे देने हैं, तो उसके लिए सरकार पेश करेगी अप्रोप्रिएशन बिल, ठीक है, तभी आप एक्सपेंडिचर कर सकते हो। और सरकार अपनी टैक्स वगैरह कलेक्शन और जो सारी रिसीट वगैरह उसके पास आएगी उसके लिए इंट्रोड्यूस करेगी फाइनेंशियल बिल, ओके। तो ये होता है एग्जैक्ट प्रोसीजर जिससे हमारा बजट पास होता है फाइनली, ठीक है। इस इन सारी स्टेज से बजट को होके गुजरना पड़ता है। अब इसके बाद ना गवर्नमेंट काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स रखती हैं और इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपसे PYQ में पूछा गया था। देखिए अभी तक हमने क्या जाना, दैट अंडर आर्टिकल 112 क्या होगा, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंट्रोड्यूस की जाएगी, राइट। इसके अलावा अंडर आर्टिकल 113 एंड 114 यहाँ पे डिमांड ऑफ ग्रांट्स होंगी, सभी मिनिस्ट्रीज़ की डिमांड ऑफ ग्रांट्स वगैरह रखी जाएंगी, वोट की जाएंगी, राइट। उसके अलावा फिर आर्टिकल 1110 ये क्या बात कर रहा है, ये फाइनेंस बिल, क्योंकि जब तक आप फाइनेंस बिल पास नहीं करोगे आप किसी भी तरह का टैक्स वगैरह इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें हो गई मेजर। इसके अलावा फिर गवर्नमेंट को एक FRBM एक्ट के अंडर में भी कुछ चीज़ें करनी पड़ती हैं और इसी पे बेस आपका क्वेश्चन आया था। FRBM एक्ट 2003 ये डिमांड करता है गवर्नमेंट से कि आप 2 डेटा और रखिए, एक तो रखिए मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट, ये सब क्या होती है अभी हम जानेंगे इसको, और दूसरा रखिए कि मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी
और इसके साथ साथ ये भी बताइए द मीडियम टर्म फिजिकल पॉलिसी कम फिजिकल पॉलिसी स्ट्रेटेजी। अब क्या ये इतना इंपॉर्टेंट है कि हम इसकी बात कर रहे हैं? यस, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी की वजह से गवर्नमेंट ये बताती है कि अभी हमारा फिजिकल डेफिसिट इतना है, रेवेन्यू डेफिसिट इतना है, प्राइमरी डेफिसिट इतना है, और अगले साल हम इतना रखेंगे, उसके बाद इतना रिड्यूस करेंगे एंड सो ऑन। ये सब इसी के अंडर में होता है FRBM एक्ट 2003। ठीक है, इसके अलावा इसके बाद फिर गवर्नमेंट और भी फर्दर चीज़ें रखती है, जैसे एक्सपेंडिचर बजट, रिसीट बजट, एक्सपेंडिचर प्रोफाइल, बजट एट ए ग्लांस, मेमोरेंडम एक्सप्लेनिंग द प्रोविजंस ऑफ फाइनेंशियल बिल एंड सो ऑन। ओके, बट ये इतनी चीज़ें आपको डेफिनेटली शॉर्ट पता होनी चाहिए फॉर योर एग्जाम। ओके, 2020 में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि गवर्नमेंट अपने बजट डॉक्यूमेंट के साथ साथ एक और डॉक्यूमेंट रखती है जिसका नाम है मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट। तो ये डॉक्यूमेंट उसको रखना पड़ता है बिकॉज इट इज़ मैंडेटेड बाय व्हाट? इट इज़ मैंडेटेड बाय FRBM एक्ट 2003। और ये क्वेश्चन है आपके 2020 के PYQ से। ओके, तो क्वेश्चन आते हैं, इसलिए हमें इतनी सारी रामायण जाननी पड़ी, अदरवाइज हमें कोई शौक नहीं है ये सब जानने का। ऑलराइट, अब हम लोग थोड़ा सा फंड्स के बारे में और जान लेते हैं, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन आता है एंड बच्चे उसमें सिली मिस्टेक बहुत ज़्यादा करते हैं। कंसोलिडेटेड फंड, कंटिजेंसी फंड एंड सो ऑन। तो इनके बारे में थोड़ा सा बस शॉर्ट में जानेंगे। सबसे पहले है हमारा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। अंडर किस आर्टिकल में ये बनाया गया? ये बनाया गया अंडर आर्टिकल 266। इसमें हम लोग क्या क्या रख रहे हैं? देखिए, इसमें जितने भी रेवेन्यू गवर्नमेंट रिसीव कर रही है वो सब इसी में जाएंगे। गवर्नमेंट जितने भी लोन रेज कर रही है अपने खर्चे के लिए वो भी इसी में जाएंगे। और जितने भी लोन्स हमने रिकवर किए हैं, जो हमने पहले कभी दिए होंगे बांग्लादेश, भूटान जैसों को, तो या स्टेट गवर्नमेंट को भी दिए हैं सेंटर ने, तो यहाँ पे जितने भी लोन रिकवर किए जा रहे हैं वो भी यहीं पे वापस आएंगे। ओके, मतलब गवर्नमेंट की जितनी भी इनकम है वो सब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में ही आती है। बट आपको जो याद रखना है वो ये दैट नो अमाउंट कैन बी विदड्रॉन विदाउट पार्लियामेंट अप्रूवल। इस फंड में से आप कोई भी अमाउंट विदड्रॉ नहीं कर सकते एक्सेप्ट पार्लियामेंट अप्रूवल। और वो अप्रूवल कैसे लिया जाता है? वो लिया जाता है अप्रोप्रिएशन बिल पास करके, राइट। सो दिस इज कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। उसी तरीके से होता है कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। अब जैसा कि उसके नाम से ही क्लियर है, ये इमरजेंसी के लिए इसमें पैसा रखा जाता है एंड दिस इज अंडर आर्टिकल 267। ठीक है, ये 266 था, ये 267 में आ जाएगा। ओके, ये रखा जाता है हमेशा कोई अर्जेंट या अनफोर्सिन एक्सपेंसेस आ गए तो। ठीक है, जैसे भुज का भूकंप आ गया। ठीक है, अब पार्लियामेंट या सरकार से पैसा लेने का टाइम नहीं है, सीधे प्रेसिडेंट के इस फंड से उठा के सरकार दे देगी। या ऐसे कोई भी जिम्मेदारी आ जाए जहाँ पे पार्लियामेंट का अप्रूवल लेने की हमें वक्त नहीं है, वॉर हो जाए या सडनली कोई डिजास्टर आ जाए, तो उसमें फिर हम लोग इस फंड से पैसा निकाल सकते हैं। और इस फंड में अभी पैसा पड़ा है करीब करीब 30,000 करोड़, राइट। इतना फंड रखा होता है। तो यहाँ पे हमें कोई भी पार्लियामेंट अप्रूवल नहीं चाहिए इस फंड को यूटिलाइज करने के लिए। और ये रखा किसके अंडर में जाता है? ये रखा जाता है प्रेसिडेंट के अंडर में। बट ऑब्वियसली इसको सब मैनेज तो फाइनेंस सेक्रेटरी करते हैं, बट माना जाता है कि इट इज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ प्रेसिडेंट। ओके, कोई भी इमीडिएट नीड आएगी तो यहाँ से पैसे यूज़ किए जा सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने मर्जी से यूज़ कर लिया। दो चीज़ें होती है, एक तो आपको इसको रिकूप करना होगा बाद में वापस से। ठीक है, आपको वापस से पैसा इसमें डालना होगा पार्लियामेंट को। एंड सेकंड थिंग इज कि इसमें हम लोग एक्स पोस्ट फैक्टो अप्रूवल लेना ही पड़ेगा पार्लियामेंट का, यानी कि खर्चा कर लिया उसके बाद भी अप्रूवल लेना होगा। ओके, सो दिस इज कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, आर्टिकल 267। एंड थर्ड जो हमारा फंड है वो है पब्लिक अकाउंट। ठीक है, पब्लिक अकाउंट फंड। अब इसमें क्या स्पेशल है? आपको याद होगा कैंपा। ठीक, कैंपा फंड याद है, कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन, वो इसी के अंडर में रखा जाता है। उसी तरीके से आपने काफ़ी सारे पब्लिक का प्रोविडेंट फंड वगैरह होता है, स्मॉल सेविंग स्कीम्स में लोग पैसा लगाते हैं, वो सब इसी में जाता है। तो यानी कि ये पब्लिक का ही पैसा है और सरकार बाउंड है ये पैसा कल को पब्लिक को वापस रिटर्न करने के लिए भी। ठीक है, तो यू कैन से कि गवर्नमेंट ये जो फंड मैनेज कर रही है, इट इज़ मैनेजिंग दिस फंड इन ट्रस्ट। ठीक है, ट्रस्ट के फॉर्म में मेंटेन कर रही है, क्योंकि ये पैसा पब्लिक का है और पब्लिक को ही वापस देना होगा। और ये बनाया जाता है अंडर आर्टिकल 266 इटसेल्फ। ओके, तो ये आर्टिकल नंबर भी याद रखिएगा। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया 266, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया 267 एंड पब्लिक अकाउंट्स ये अगेन 266, राइट। ये हमेशा किसी ना किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स के लिए ये पैसे रखे जाते हैं और वो उसी में यूज़ हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल दी कैंपा फंड।
ओके, और ये वापस भी करने होंगे गवर्नमेंट को, इट नीड टू पे बैक। और यहाँ पर भी आप कोई भी डिमांड ग्रांट के लिए नहीं ले सकते एक्सेप्ट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। क्लियर? चलिए, इसके बाद हम लोग बात करते हैं, ऊपर हमने बताया आपको आर्टिकल 113, ठीक है। आर्टिकल 113 क्या बात कर रहा है? आर्टिकल 113 हमारी बात कर रहा है डिमांड ऑफ ग्रांट्स। तो सभी मिनिस्ट्रीज ने अपनी अपनी डिमांड्स रख दी, अब उन पे वोटिंग वगैरह होगी। ठीक है, अब वोटिंग आप किन पे कर सकते हो? आप सिर्फ उन डिमांड पे कर सकते हो विच आर नॉट चार्ज। ओके, यहाँ पे जो भी एक्सपेंडिचर होते हैं गवर्नमेंट के, ये दो तरह के होते हैं। एक होते हैं चार्ज एक्सपेंडिचर, जैसे सैलरी एंड पेंशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज, सैलरी पेंशन ऑफ CAG, ठीक है। बाकी आपकी जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर, चेयरमैन, डेप्यूटी स्पीकर, चेयरमैन, प्रेसिडेंट एंड सो ऑन, तो ये जो चार्ज होता है ये तो नॉन वोटेबल है, ठीक। इस पर तो आप कोई वोट कर नहीं सकते, लेकिन डिस्कस जरूर कर सकते हो। यू कैन डिस्कस बट यू शुड नॉट वोट। और दूसरा है आपका वोटेबल टाइप की डिमांड, जिस पे प्रॉपर वोटिंग की जाएगी उन ग्रांट्स पर अंडर आर्टिकल 113, राइट। चार्ज एक्सपेंडिचर नॉन वोटेबल होता है, उसे पार्लियामेंट में सिर्फ डिस्कस किया जा सकता है, उसे आप वोट नहीं कर सकते। और उसमें देख लीजिएगा प्लीज़ कि इस चार्ज एक्सपेंडिचर में कौन कौन आते हैं, क्योंकि इस तरह की चीज़ें बोलता है, UPSC आपसे पूछता रहता है। ओके, अब ये सब वोटिंग वगैरह हो गई, अब क्या करना है? अब सीधे खर्चा करना है। तो यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया जाएगा एप्रोप्रिएशन बिल, ठीक है। अब ये एप्रोप्रिएशन बिल आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो ओनली आफ्टर दी डिमांड ऑफ ग्रांट्स, ठीक। डिमांड ऑफ ग्रांट्स की स्टेज पास हो गई, तो अब जाकर हम लोग एप्रोप्रिएशन बिल इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके, और इसके बाद एक और चीज़ होती है फाइनेंस बिल। देखिए, फाइनेंस बिल ना इंट्रोड्यूस तभी कर दिया जाता है जब बजट पेश किया गया। ध्यान से सुनिएगा, गलती नहीं करना एग्जाम में। दिस फाइनेंस बिल इज इंट्रोड्यूस इन लोकसभा फर्स्ट थिंग, और ये इंट्रोड्यूस उसी वक्त कर दिया जाएगा जब बजट प्रेजेंटेशन होगा। ओके, लेकिन इसको पास करने के लिए आप कंसिडरेशन कब लोगे? जब एप्रोप्रिएशन बिल पास हो चुका होगा उसके बाद। ओके, सो अगर स्टेज हम देखें तो इट इज़ लाइक दैट फर्स्ट डिमांड ऑफ ग्रांट, ठीक है, फिर एप्रोप्रिएशन बिल पास होगा, उसके बाद पास होगा फाइनेंस बिल। लेकिन फाइनेंस बिल इंट्रोड्यूस कब हो चुका था? इंट्रोड्यूस तो वो पहले ही हो चुका था जब बजट प्रेजेंट किया गया था। ओके, लेकिन ये दोनों इंट्रोड्यूस भी बाद में ही होते हैं। डिमांड ऑफ ग्रांट, एप्रोप्रिएशन बिल इंट्रोड्यूस होंगे और पास होंगे तुरंत ही, लेकिन बजट के टाइम पर ही इंट्रोड्यूस किया गया था फाइनेंस बिल, लेकिन वो पास होगा लास्ट में एप्रोप्रिएशन बिल के बाद। ओके, और जबकि ये दोनों एप्रोप्रिएशन बिल हो या फाइनेंस बिल है, दोनों मनी बिल के ही टाइप, ठीक है। दे बोथ आर एक्चुअली मनी बिल। तो इसमें राज्यसभा ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता, जो भी करेगा लोकसभा ही करेगा इसमें, राइट। राज्यसभा सिर्फ अपने रिकमेंडेशन दे सकता है, वो लोकसभा के ऊपर है, उसको रिकमेंडेशन मानने हैं तो मानेगा, नहीं मानने हैं तो नहीं मानेगा। ओके, तो चलिए, यहाँ पे हमने बजट से रिलेटेड बेसिक्स तो जान लिए। अब हम लोग वापस से आते हैं अपने बजट पर कि इस साल गवर्नमेंट ने बजट में क्या क्या चेंजेस किए हैं, और उसमें से आखिर कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो एग्जाम में पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है, और अननेसेसरी चीज़ें हम लोग वैसे ही इग्नोर करके चलेंगे। ओके, तो ये सारी चीज़ें हमने समझ ली। आर्टिकल 112 एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बजट इज़ नॉट एक्सप्लिसिटली मैंशनड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रेजेंट कौन कर रहा है? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। अब इस बार गवर्नमेंट ने हमेशा कुछ ना कुछ बोल बच्चन, कीवर्ड्स, निमोनिक्स वगैरह बनाते रहते हैं, तो उन्होंने कहा जर्नी ऑफ डेवलपमेंट। अब इन्होंने यहाँ पे कहा है कि हम लोग जो हमारे इंजन ऑफ डेवलपमेंट है वो 4 हैं। फर्स्ट एग्रीकल्चर, सेकंड इज़ MSME, थर्ड इज़ इन्वेस्टमेंट एंड फोर्थ इज़ एक्सपोर्ट। हम इन चारों को यूज़ करेंगे एज आर इंजन्स ऑफ डेवलपमेंट। तो ये सारे पॉइंट्स आप मेंस आंसर में अलग अलग तरीके से यूज़ करोगे अपने आंसर को इम्पैक्टफुल बनाने के लिए। ओके, गवर्नमेंट ने यहाँ पे 3 चीज़ों की बात की है कि फ्यूल क्या होगा इस जर्नी में। जर्नी है ना डेवलपमेंट की, तो इसमें फ्यूल क्या होगा? फ्यूल होंगे रिफॉर्म्स। हम अलग अलग तरह के रिफॉर्म्स करेंगे, और गाइडिंग स्पिरिट क्या रहेगी हमारी? इंक्लूसिविटी, यानी कि सबका विकास, कोई पीछे ना छूटने पाए। और डेस्टिनेशन क्या होगा? डेस्टिनेशन होगा विकसित भारत बनाना, राइट। सो दिस जर्नी ऑफ डेवलपमेंट बेस्ड ऑन 4 पिलर्स ऑफ एग्रीकल्चर, MSME, इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपोर्ट्स। एंड जर्नी क्या होगी? जिसमें फ्यूल होंगे हमारे रिफॉर्म्स, गाइडिंग स्पिरिट होगी इंक्लूसिविटी, एंड डेस्टिनेशन होगा विकसित भारत, राइट। तो अब एक एक करके हम लोग जानते हैं।
तो अभी तक मैंने आपको बेसिक में से बताया जो क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। अब दूसरा क्वेश्चन आपको जो एग्जाम में आएगा वो आता है कितना रुपये कहाँ से आ रहा है और कहाँ पे खर्च हो रहा है। तो यहाँ पे पहले हम बात करते हैं गवर्नमेंट की रिसीट्स की। रिसीट्स में अगर हम देखेंगे तो सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट की इनकम कहाँ से होती है, तो वो होती, सॉरी नो, ये सारी जो इनकम हो रही है गवर्नमेंट की वो हो रही है बोरोइंग या लाइबिलिटीज से सबसे ज़्यादा, दैट इज़ 24%। अब आप कहोगे बोरोइंग इनकम तो नहीं है, हाँ इनकम नहीं है लेकिन वो रिसीट तो है, ठीक है, हमें चुकाना पड़ेगा कल को, वो एक्सपेंडिचर का पार्ट होगा, इंटरेस्ट भी या लोन रीपेमेंट भी। लेकिन फ़िलहाल के लिए आप देख सकते हैं गवर्नमेंट की इनकम इतनी ज़्यादा नहीं है जितने उसके खर्चे हैं, इसीलिए हम लोग इनकम के लिए सबसे ज़्यादा क्या करते हैं, बोरोइंग्स और अदर लाइबिलिटीज़, ऑलमोस्ट 24%। ठीक है, दिस इज़ द बिगेस्ट पाई। सेकेंड इज 22% सरकार की जो कलेक्शन हो रही है उसमें इनकम टैक्स का रोल है। अब नेक्स्ट ईयर आप ये रिड्यूस होते देखेंगे, क्यों? क्योंकि सरकार ने 12 लाख तक इनकम टैक्स फ्री कर दिया गया है, राइट। तो इस बार ये सेकेंड हाईएस्ट कंपोनेंट था हमारा इनकम टैक्स। थर्ड हाईएस्ट कंपोनेंट है हमारा जीएसटी एंड अदर टैक्सेस। अब जीएसटी में आपको पता है कि अभी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे अल्कोहल हो गया, पेट्रो प्रोडक्ट्स हो गए, जिनसे अच्छा खासा रेवेन्यू आ सकता है, बट वो क्या है, वो अभी जीएसटी से बाहर चल रहे हैं। तो जीएसटी का शेयर ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा होना चाहिए इतनी बड़े देश में और इतने बड़े मार्केट में, लेकिन वो कम है क्योंकि फ्यूल जैसी चीज़, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, सारे फ्यूल प्रोडक्ट्स, अल्कोहल, ये सब अभी जीएसटी के डोमेन से बाहर हैं। ओके, तो जीएसटी अभी हमारा थर्ड हाईएस्ट कंपोनेंट बनता है। फोर्थ हाईएस्ट कंपोनेंट कौन सा बन रहा है, कॉर्पोरेशन टैक्स। अब ये सीक्वेंस याद रखना जरूरी है आपके लिए, ठीक है। फर्स्ट बोरोइंग एंड लाइबिलिटीज, सेकंड इनकम टैक्स, थर्ड जीएसटी एंड फोर्थ कलेक्शन आ रहा है कॉर्पोरेशन टैक्स से। कॉर्पोरेशन टैक्स से भी रिड्यूस इसलिए हुआ क्योंकि गवर्नमेंट ने जो 30% टैक्स हुआ करता था इसको रिड्यूस कर दिया। अगर आप न्यू हैं, न्यू कॉर्पोरेशन सेट कर रहे हैं तो 15%, और अगर एग्जिस्टिंग है 22.5%। उसके बाद ये इसकी रैंक थोड़ी सी गिर गई। ओके, सो अभी के लिए हाल फिलहाल के लिए ये फोर्थ रैंक पर आता है हमारे यहाँ। क्लियर। देन नेक्स्ट इज सरकार की कुछ नॉन टैक्स रिसीट्स 9%। नॉन टैक्स रिसीट में क्या आता है, जैसे डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया, किसी सरकारी बैंक को, सरकारी कंपनी को प्राइवेटाइज कर दिया, तो वो सब आ जाती है आपकी नॉन टैक्स रिसीट में, राइट। इसके बाद आता है एक्साइज ड्यूटी, यूनियन एक्साइज। तो यूनियन एक्साइज अभी भी एग्जिस्ट करती है, यस करती है। यूनियन गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी लगाती है, स्टेट अब नहीं लगा पाता है क्योंकि वो जीएसटी में चला गया, लेकिन स्टेट भी उन प्रोडक्ट्स पे लगा रहा है जैसे आपका पेट्रो प्रोडक्ट्स, अल्कोहल प्रोडक्ट्स, राइट। और उसके बाद कुछ कस्टम से भी आता है। अब ये देखिए, ये दिखाता है कि हमारे यहाँ इंपोर्ट एक्सपोर्ट कितना कम होता है, ठीक है। अगर हम चाइना की तरह एक्सपोर्ट लेड मॉडल फॉलो करते और ग्रोथ होती तो कस्टम से आने वाला टैक्स काफ़ी हाई होना चाहिए था। ओके, तो ये रैंकिंग याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा पैसा आता है सरकार के पास बोरोइंग लाइबिलिटीज से, तो ये तो कोई अच्छी बात नहीं है बट आता तो है, ठीक है। सेकंड इज इनकम टैक्स से, थर्ड वन इज जीएसटी से, एंड फोर्थ वन इज कॉर्पोरेशन टैक्स से, एंड फिफ्थ पे आती हैं हमारी नॉन टैक्स रिसीट्स, उसके बाद आती हैं एक्साइज ड्यूटी, ठीक है। तो ये हो गया जहाँ से रुपये आ रहा है। अब खर्चे की बात अगर करें तो सबसे ज़्यादा अगर हम बोरो करके ला रहे हैं, लाइबिलिटीज़ हमारी बहुत ज़्यादा है, तो फिर इंटरेस्ट पेमेंट भी काफ़ी ज़्यादा हाई होगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपने इतना सारा जो टैक्स कलेक्शन किया है उसमें से स्टेट का तो शेयर दीजिए पहले, ठीक है। तो स्टेट का शेयर देने में चला जाएगा 22 रुपीज़। अगर मान लो हमने 100 रुपये का सारा बजट है तो 22 रुपीज़ तो हमें स्टेट्स को उनके शेयर देने होंगे। उसके बाद 20% हमारा चला गया इंटरेस्ट पे करने में, जो हमने पुरानी जितनी बोरोइंग्स की थी, तो 42% बजट तो हमारा यहीं पे चला जाता है। फिर डेवलपमेंट के लिए काफ़ी कम बचता है। तो अब इसमें डेवलपमेंट्स में जो बचा उसमें सरकार चलाएगी सेक्टर स्कीम। अब सेंट्रल सेक्टर स्कीम और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, इन दोनों में मैंने आपको फ़र्क बताया। यहाँ पे सेंट्रली स्पॉन्सर्ड में सेंट्रल स्टेट दोनों शेयर करते हैं, 50-50, 60-40 जो भी हो। लेकिन सेंट्रल सेक्टर में सेंट्रल गवर्नमेंट ही 100% खर्चा करती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही खर्चा कर देती है ऑलमोस्ट 16% का। ऑलराइट, सो खर्चा देखें तो सबसे ज़्यादा कहाँ हुआ, पहले तो स्टेट्स को उनका शेयर दे दिया गया 22 रुपीज़ आउट ऑफ 100। उसके बाद 20% इंटरेस्ट पेमेंट में चला गया, और 16% सेंट्रल गवर्नमेंट ही अपनी कुछ सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स चला रही हैं उसमें चला जाता है। इसके बाद आपके पास पैसा बचता है 8% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, तो उसमें भी सेंटर शेयर दे रहा है, जैसे हाउसिंग स्कीम्स एंड ऑल दोज थिंग्स। उसके अलावा फिर 8% फाइनेंस कमीशन वगैरह बताता है कि आपको कहाँ कहाँ ट्रांसफ़र करने, जैसे लोकल बॉडीज़ को भी, पंचायत को भी देना होता है, उसके बाद स्टेट्स को भी देना होता है, तो ये फाइनेंस कमीशन के सजेशन पे ये सारे ट्रांसफ़र किए जाते हैं। अब ये देखिए 8% हमारा बजट कहाँ जा रहा है, डिफेंस में,
ओके, और 6% कहाँ जा रहा है, मेजर तरह की सब्सिडीज़ में। तो इनको हम उतना प्रोडक्टिव इसलिए नहीं मानते, ठीक है वो हमारी मजबूरी है कि चाइना, पाकिस्तान और दूसरे सिक्योरिटी रीजन्स की वजह से हमें डिफेंस पे खर्चा करना पड़ता है, लेकिन ये खर्चा काफ़ी ज़्यादा होता है डिफेंस पे, राइट। और दूसरा है 4% पेंशन पर, और सरकार यही कोशिश करती है, इसलिए वो ये पेंशन का जो खर्चा है उसी को कम करने के लिए फिर स्कीम लेकर आती है अग्निवीर टाइप की, ताकि ज़िंदगी भर पेंशन ना देनी पड़े। 3 साल 4 साल आप अपनी ड्यूटी कीजिए, एक लमसम अमाउंट लीजिए 12 लाख समथिंग का और चले जाइए, ताकि सरकार ये पेंशन का खर्चा रिड्यूस कर सके। पर सच्चाई ये है कि आउट ऑफ 100 जस्ट 4 रुपीज़ ही पेंशन का खर्चा है। तो चाहे आप न्यू पेंशन स्कीम ले आइए या जो अभी हम लोग दूसरी उसकी मॉडिफाइड वर्जन लाएँ, यूनिफॉर्म पेंशन स्कीम, पेंशन का खर्चा ही ओवरऑल जस्ट 4% है, तो वो उतना बड़ा इशू नहीं है। लेकिन ये जो हमारी सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स चल रही हैं, ठीक है, और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड, पर सेंट्रल सेक्टर स्कीम आजकल ये जो कैश बेस्ड चली है, महिलाओं को हम डायरेक्ट पैसे देंगे, किसानों को हम 6,000 रुपये डायरेक्ट देंगे, ये उतनी ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं है। वो तो चलिए फिर भी उनमें लूप होल्स तो खैर काफ़ी हैं, काफ़ी ऐसे लोग भी बेनिफिशियरी बन के बैठे हैं जो क्वालिफाई नहीं करते हैं। और सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम, अब ये जो 16+8 ये 24% जो पैसा जा रहा है, इसको हमें बंद नहीं करना है, लेकिन हमें एक तो इनकी एफिशिएंट टारगेटिंग करनी है ताकि फेक बेनिफिशरीज को निकाला जा सके, और दूसरा कि इनका इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर होना चाहिए ताकि एक आउटकम दिखे, एक इंप्रूवमेंट दिखे, रिजल्ट दिखना चाहिए, जिसे हम लोग आउटकम बजटिंग कहते हैं। ओके, तो अब मैक्रो इकॉनमी का अगर हम हाइलाइट्स देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सरकार की जो नेट टैक्स रिसीट होंगी वो सिर्फ 28 लाख करोड़ है। ठीक है, सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सरकार का जो एक्सपेंडिचर है वो 50 लाख करोड़ है। ठीक है, 28 रुपीज़ हम लोग कमा रहे हैं, लेकिन 50 रुपीज़ हमारे खर्चे हो रहे हैं। ठीक है, अब इसी में ये जो डेफिसिट है, डिफरेंस है, उसी के लिए हमें और ज़्यादा बोरोइंग करनी पड़ती है। ठीक है, लोन्स वगैरह लेने पड़ते हैं। अच्छा, एनीवे रिसीट्स में हमें ट्रेंड याद करना है, क्योंकि यूपीएससी आपसे इस तरह के ट्रेंड्स कई बार पूछता है, और यहाँ पे याद रखिएगा कि रिसीट्स हो या एक्सपेंडिचर हो, दोनों में ही ट्रेंड यूनिफॉर्म नहीं रहा है, अप डाउन अप। ओके, डाउन 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 अप। ठीक है, तो रिसीट हो या एक्सपेंडिचर हो, एग्जैक्ट याद नहीं रखना है कितना परसेंट क्या, बस ये याद रखिए कि कुछ भी यूनिफॉर्म नहीं रहा है, ना तो यूनिफॉर्म इंक्रीज ना ही यूनिफॉर्म डिक्रीज। ओके, इस तरह के स्टेटमेंट यूपीएससी ने पीवाईक्यू में पहले भी आपसे पूछे हुए हैं। फिजिकल डेफिसिट की बात करें तो सरकार का कहना है कि 4.4% तक का फिजिकल डेफिसिट रहेगा। अब इसमें याद रखिएगा कि सरकार पिछले 21-22, 22-23, 23-24, पिछले 5 साल में पूरा सरकार का ट्रेंड क्या रहा है डेफिसिट में, डिक्लाइनिंग। ठीक है, सीधे सीधे रिड्यूस। अब फिजिकल डेफिसिट की हम बात कर लें, फिजिकल डेफिसिट आपको पता है पूरे सारी तरह की बोरोइंग और सारी तरह की एक्सपेंडिचर करने के बाद जो डेफिसिट बचता है, जैसे हमने ऊपर देखा 28 और 50, तो उसमें उसे हम कहते हैं फिजिकल डेफिसिट। ठीक है, बाकी डिटेल हम लोग इकोनॉमी के लेक्चर में समझेंगे, और इसमें कंसिस्टेंट डिक्लाइन देखने को मिला है। क्लियर। दूसरा रेवेन्यू डेफिसिट, यानी कि रेवेन्यू कलेक्शन कितना हो रहा है, रेवेन्यू इसमें खर्चा कितना हो रहा है, तो उसमें भी हमें कंसिस्टेंट डिक्लाइन देखने को मिला है। थर्ड इज इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, तो ये जो रेवेन्यू डेफिसिट है, अगर इसी में से मैं माइनस कर दूं वो पैसा जो स्टेट्स को दिया गया है फॉर बिल्डिंग दी कैपिटल एसेट्स, क्योंकि कैपिटल एसेट्स ऐसे होते हैं जो कल को आपको रिटर्न देते हैं। जैसे आपने एक्सप्रेस वे बना दिया, हाईवे बना दिया, टोल प्लाजा वगैरह बनेंगे, तो उससे पैसा आता रहेगा। तो इस तरह की अगर कोई कैपिटल एसेट बनाने के लिए पैसा दिया गया है, तो उसे हम लोग कहते हैं इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। अगर हम रेवेन्यू डेफिसिट में से माइनस कर दें स्टेट्स को कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए दिया गया पैसा, तो आ जाएगा ERD, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। ठीक है, इसमें भी कंसिस्टेंट डिक्लाइन देखने को मिला है। और प्राइमरी डेफिसिट इज, यू कैन से कि हम अगर फिजिकल डेफिसिट में से माइनस कर दें जितना भी हम लोग जो पुराने लोन जो पुरानी हमारी लाइबिलिटीज़ हैं, ठीक है, इंटरेस्ट पेमेंट जो हम लोग कर रहे हैं उस पर, अगर हम इसको माइनस कर दें तो निकल के आता है प्राइमरी डेफिसिट। क्योंकि आपने ऊपर देखा हमारा जो मेजॉरिटी खर्चा है वो इसी में जाता है, इंटरेस्ट पेमेंट में। इसको अगर हम माइनस करके निकालते हैं तो हमारा बनता है प्राइमरी डेफिसिट। तो ये सरकार का अंदाजा है कि एस्टिमेट है उनका कि हम इसको 0.8 पे ले आएंगे, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट को 0.3 पे ले आएंगे, रेवेन्यू डेफिसिट को 1.5 पे ले आएंगे, लेकिन अभी फिजिकल डेफिसिट फिर भी 4.4 रहेगा। और 4.4 रहेगा यानी कि आप FRBM का जो टारगेट है 3% के अंडर में लाने का, उसको अभी भी आप फुलफिल नहीं कर पा रहे हो। ओके, और ये एन के सिंह कमेटी बनी थी जिसने कहा था कि FRBM में ठीक है आप 0.5 तक का ऊपर नीचे समझ में आता है, लेकिन इतना हाई भी नहीं होना चाहिए। लेकिन ये जो 6.7 गया था, ये गया था कोरोना के टाइम, क्योंकि उस टाइम सरकार की इनकम में काफ़ी डिक्रीज देखने को मिला, टैक्स कलेक्शन में काफ़ी डिक्रीज देखने को मिला, और एक्सपेंडिचर में काफ़ी ज़्यादा हाई एक्सपेंडिचर देखने को मिला। तो ये डेफिसिट तब बढ़ गया था, उसको धीरे धीरे कंसोलिडेट करके 4.4 तक लाई है गवर्नमेंट, और 3% तक ले जाने का गोल है FRBM एक्ट के अंडर में। अब चलिए 4 जो हमने पिलर रखे हैं उनमें अलग अलग स्कीम्स अनाउंस की गई है, तो हम इन स्कीम्स के बारे में जान लेते हैं।
सबसे पहले हम बात करते हैं एग्रीकल्चर। दिस इज द फर्स्ट इंजन ऑफ डेवलपमेंट। इसके लिए गवर्नमेंट एक न्यू स्कीम अनाउंस करके आई है, धन धान्य कृषि योजना। इसमें सरकार क्या करेगी, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ कोलैबोरेशन किया जाएगा और ऐसी 100 डिस्ट्रिक्ट्स को टारगेट किया जाएगा जहाँ पर एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी बहुत कम है, ठीक है, क्रॉपिंग इंटेंसिटी बहुत कम है, यानी कि लैंड तो है लेकिन वो बहुत कम उसमें ग्रो कर पा रहे हैं, या उनकी जो ईल्ड है वो बहुत पुअर है। ओके, और जो क्रेडिट पैरामीटर्स हैं, यानी कि जो लोन वगैरह किसान को एक्सेसिबल है, वो भी बहुत पुअर है। तो ऐसी 100 डिस्ट्रिक्ट्स को टारगेट किया जाएगा अंडर दिस स्कीम ऑफ धन धान्य कृषि योजना। क्लियर, दिस इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड इज कि एग्रीकल्चर के अलावा हम ओवरऑल रूरल प्रॉस्पेरिटी और अपने रूरल एरियाज को और रेजिलेंट बनाने के लिए भी वर्क करेंगे, ताकि अंडर एम्प्लॉयमेंट को कम किया जा सके। जैसे एक ही फार्म है, उसमें प्रोडक्टिविटी उतनी हो रही है चाहे उस पर 2 लोग काम कर लें या 5 लोग कर लें, ठीक है। तो ये जो अंडर एम्प्लॉयमेंट है, इसको टारगेट किया जाएगा बाय स्किलिंग, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी, और रूरल इकोनॉमी को स्टिमुलेट करने की कोशिश की जाएगी। और यहाँ पर भी फर्स्ट फेज में टारगेट की जाएंगी 100 इमर्जिंग एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट्स, राइट। तो ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम्स है, बाकी तो फिर भी मोस्टली बोल बच्चे ने, बट ये 2 बहुत ज़रूरी है, ठीक है। पल्सेस में हमारा मध्य प्रदेश नंबर 1 है, ठीक है। इसमें और ज़्यादा आत्मनिर्भर बनेंगे हम लोग। 6 ईयर का मिशन चलाया जाएगा फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस, क्योंकि हम लोग अभी भी हमारे यहाँ इतना ज़्यादा कंजम्पशन होता है इनका कि हमें इंपोर्ट करना पड़ता है और एक्स्ट्रा, ठीक है। तुर हो गया, तुर दाल, उड़द, मसूर एंड ऑल दोज थिंग। और इसके लिए नाफेड एंड एनसीसीएफ परचेज करेंगे पल्सेस फ्रॉम फार्मर्स फॉर नेक्स्ट 5 ईयर। अब जब मैं न्यूज़पेपर आपको कराता था तो मैं हमेशा इन पे आपको शॉर्ट नोट देता था, ताकि इन पे कभी भी क्वेश्चन आ जाए या एक क्वेश्चन के अंदर ही विद इन क्वेश्चन कोई स्टेटमेंट आ जाए तो आप ये सब टैकल कर सको, ठीक है। ये सब शॉर्ट नोट में आपको न्यूज़पेपर के साथ दे देता था पहले। देन एक मखाना बोर्ड बनाया जाएगा बिहार में, क्योंकि बिहार अकेला ही 90% मखाना का उत्पादन करता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक मखाना बोर्ड बनाया जाएगा, जैसे हमारे यहाँ टी बोर्ड, कॉफ़ी बोर्ड, स्पाइसेस बोर्ड, ये सब हैं उसी तरीके से। तो बूस्ट करेंगे हम प्रोडक्शन को, लेकिन प्रोडक्शन तो ठीक है, लेकिन हमें उसकी प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन करना बहुत ज़रूरी है, और उसकी मार्केटिंग, ब्रांडिंग वगैरह, तभी जाकर फार्मर को अच्छे प्राइस मिलते हैं। उसके अलावा हाई यील्ड सीड्स प्रोवाइड किए जाएंगे, ओके। जैसे अमेरिका, चाइना, इनमें सीड्स क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, इनकी यील्ड और प्रोडक्टिविटी बहुत बेटर है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, रिसर्च इकोसिस्टम पे वर्क करेंगे, हम लोग प्रोपोगेट करेंगे हाई यील्डिंग सीड्स, एंड वी विल एंश्योर दैट अवेलेबिलिटी ऑफ 100 सीड वेराइटीज़ फॉर कमर्शियल यूज़, ठीक है। हाई यील्ड सीड्स प्रोवाइड करने के लिए एक नेशनल मिशन लॉन्च किया जाएगा। फिशरीज़ के लिए हम लोग सिर्फ इनलैंड फिशरीज ही नहीं, हम लोग फोकस करेंगे अपने एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन और हाई सी पर भी, ताकि और ज़्यादा फिशरीज प्रोडक्शन किया जाए, स्पेशली इन अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप आइलैंड एरियाज़ में। देन कॉटन प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ाने के लिए हम लोग एक मिशन लॉन्च करेंगे। 5 ईयर मिशन विल बी लॉन्च टू एनहांस द कॉटन फार्मिंग प्रोडक्टिविटी, सस्टेनेबिलिटी एंड प्रमोट द कल्टिवेशन ऑफ एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल कॉटन वेराइटीज़। इस कॉटन वैरायटी के लिए भी हम लोग एक मिशन स्टार्ट करेंगे। देन एनहांस क्रेडिट थ्रू केसीसी। तो यहाँ पे जो किसान क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट होती है, एक तो पहली बात तो ये है कि पहले इसको एक्सटेंड किया जा चुका है फिशरीज फार्मर्स को भी, उनको भी मिलता है अब, और जितने भी हमारे हॉर्टिकल्चर में लगे उनको मिलता है। और यहाँ पर केसीसी की जो लिमिट थी वो 3 लाख से बढ़ा के 5 लाख कर दी जाएगी अब, ओके। उसके अलावा इंटरेस्ट सबवेंशन उस पर मिलता ही है, जैसे 7% इंटरेस्ट है, अगर आप टाइमली पेमेंट करते हो तो 3% और कम हो जाएगा, आपको सिर्फ 4% इंटरेस्ट देना पड़ेगा, राइट। देन असम में एक यूरिया प्लांट लगाया जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ ऑलरेडी फर्टिलाइज़र की हम लोग काफ़ी हैविली इंपोर्ट डिपेंडेंट हैं, तो हमें फर्टिलाइज़र प्रोडक्शन भी बढ़ाना है अपना, तो उसके लिए एक यूरिया प्लांट लगाया जाएगा इन दी नामरूप ऑफ असम, ठीक है। तो ये एग्रीकल्चर पिलर को लेके बातें हुई। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको फ्लो चार्ट के फॉर्म में भी गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किए, मैंने आपके साथ ये लगा दिया है यहाँ पर, बड़ी सारी चीज़ें हमने एक साथ डिस्कस कर दी हैं, ओके। सेकंड पिलर क्या है, एमएसएमई। दिस इज द सेकंड इंजन। तो यहाँ पे पहले तो क्राइटेरिया को रिवाइज किया गया है एमएसएमई के, इनको बढ़ा दिया गया है इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर लिमिट को। तो ये लिमिट एक बार हम लोग देख लेते हैं पहले। देखिए अभी तक जो लिमिट है माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम के लिए, ये बढ़ा दी गई है 1 करोड़ से लेके 2.5 करोड़, 10 करोड़ से लेके 25 करोड़, और मीडियम के लिए 50 करोड़ से 125 करोड़, ठीक है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 2.5 टाइम्स का एनहांसमेंट दिया गया है इन्वेस्टमेंट में, कि जितना आप इन्वेस्ट कर रहे हो। जैसे अगर मैंने मान लो जी कोई सर्विस सेक्टर में मैंने बीपीओ खोला, ठीक है, मैं 1 करोड़ रुपये लगा रहा था तो माइक्रो कैटेगरी में आ रहा था, लेकिन अगर मैं 1.5 करोड़ लगा देता तो मैं कहाँ चला जाता था, स्मॉल वाले में, ठीक है। लेकिन अब 2.5 करोड़ तक मैं यही कहलाऊँगा माइक्रो एंटरप्राइज। उसी तरीके से टर्नओवर मेरे बिजनेस का क्या होगा, उसके लिए भी लिमिट ऑलमोस्ट डबल कर दी गई है, कि अब अगर आप 10 करोड़ तक का टर्नओवर कर रहे हो तो आप माइक्रो ही कहलाओगे, आप 100 करोड़ तक का कर रहे हो तो भी माइक्रो स्मॉल कहलाओगे, और 500 करोड़ तक का कर रहे हो तो मीडियम कहलाओगे,
ओके, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर कर दी गई हैं। ओके, तो एमएसएमई के लिए फर्स्ट इंपॉर्टेंट चेंजेस ये किए गए कि आपकी जो लिमिट है क्लासिफिकेशन की उसको बढ़ा दिया गया है। देन क्रेडिट कार्ड की लिमिट भी यहाँ पे थोड़ी सी बढ़ा दी गई है, दैट कस्टमाइज क्रेडिट कार्ड्स विद ए ₹5 लाख लिमिट विल बी इंट्रोड्यूस फॉर माइक्रो एंटरप्राइजेस, क्योंकि माइक्रो एंटरप्राइजेस के पास फंडिंग ईजिली नहीं मिलती है। जैसे कोई न्यू स्टार्टअप करना चाह रहा है तो फंडिंग इतना आसान नहीं होता। हालांकि गवर्नमेंट ने उसके लिए एक बनाया हुआ था फंड ऑफ फंड्स, लेकिन इसकी लिमिट और ज़्यादा बढ़ा दी गई है कि हम इसमें फ्रेश इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करेंगे 10,000 करोड़ का। ठीक है, ये गवर्नमेंट 10,000 करोड़ और कंट्रीब्यूट करेगी इस फंड ऑफ फंड्स में, जो कि सीधे स्टार्टअप्स को मदद करने के लिए सेटअप किया गया था। देन जो फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स हैं, स्पेशली द विमेन, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, जैसे अगर मान लो कोई कोचिंग ही खोल रहा है, फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर है, तो उनके लिए यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा टर्म लोन अप टू ₹2 करोड़। नेक्स्ट इज हम लोग उन सेक्टर्स पे ध्यान देना चाहते हैं जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा मिलता है, जैसे फुटवेयर एंड लेदर सेक्टर। तो यहाँ पे एक फोकस प्रोडक्ट स्कीम लाई जाएगी फुटवेयर एंड लेदर सेक्टर्स के लिए। उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, उनकी क्वालिटी बढ़ानी है और उनकी कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ानी है। ठीक है, हमेशा पूमा, एडिडास, रिबॉक ये सब क्यों चल गए? ये बढ़ गए क्योंकि अपनी क्वालिटी की वजह से और दूसरा इनकी ब्रांडिंग की वजह से। ठीक है, तो वो सब हम भी करेंगे प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी, कॉम्पिटिटिवनेस के लिए इंडिया के फुटवेयर और लेदर सेक्टर में। तो इसके लिए एक टारगेटेड स्कीम इंट्रोड्यूस की जाएगी। टॉय इंडस्ट्री, अब हमने काफ़ी टाइम पहले अपने सामने गोल रखा था कि हमें वर्ल्ड का ग्लोबल हब बनना है इन टॉय मैन्युफैक्चरिंग, लेकिन वो हम तभी बन सकते हैं जब हमारे टॉयज़ हाई क्वालिटी के हों, इनोवेटिव हो और सस्टेनेबल हो। इंडियाज़ गेमिंग इंडस्ट्री को लेके मैंने आपके साथ एक सेशन किया था इन मेंस 450+ एंड आई स्टिल एक्सपेक्ट कि ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कभी ना कभी। देन फूड प्रोसेसिंग को बूस्ट देने के लिए हम लोग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी बनाएंगे। दिस विल बी स्टैब्लिश इन बिहार। बिहार को बहुत कुछ मिला बजट में, राइट। तो इस तरीके का ये सेटअप किया जाएगा ताकि हम फूड प्रोसेसिंग, देखिए ये सारे फॉर्डर पॉइंट हैं जो आपको मेंस में अलग अलग टॉपिक्स में यूज़ करने हैं, राइट। मैं वो टॉपिक्स के साथ तो पढ़ाऊंगा ही, लेकिन एटलीस्ट अभी जान तो लीजिए कि कौन सी चीज़ कहाँ बन रही है, क्योंकि यही तो आपको सेट करना होता है। देन नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन में वही है, हम इस मेक इन इंडिया को और एडवांस करेंगे। यहाँ पे हम लोग इसी के अंडर में एक मैन्युफैक्चरिंग मिशन लॉन्च करेंगे अंडर मेक इन इंडिया, दैट विल कवर द स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज इंडस्ट्रीज। इसी के साथ साथ वी विल ऑल्सो प्रमोट क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग एंड स्ट्रेंथन द डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ सोलार पीवी सेल्स, ईवी बैटरीज, मोटर्स, कंट्रोलर्स, इलेक्ट्रोलाइजर्स, टर्बाइंस, हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन इक्विपमेंट एटसेट्रा, राइट। तो इसी के अंडर में एक नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन लॉन्च किया जाएगा। यहाँ पे उसका सारे ग्राफिक्स वगैरह दिए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से ही। थर्ड पिलर है हमारा इन्वेस्टमेंट। हमें इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है। इन्वेस्टमेंट किस में? देखिए दोनों में, सोशल कैपिटल, सोशल एंड ह्यूमन कैपिटल भी, यानी कि लोगों में, उनकी एजुकेशन, हेल्थ, स्किल्स में, और दूसरा फिजिकल, अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड, रेलवेज एंड ऑल, उनमें भी इन्वेस्टमेंट करना है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट सिर्फ हमेशा फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं की जाती है, सोशल और ह्यूमन कैपिटल होना भी ज़रूरी है। तो ये तो बेसिक्स है सारे। सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2 अभियान, ठीक है। अटल टिंकरिंग लैब्स खोलेंगे हम लोग 50,000, और ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेंगे स्कूल्स एंड हेल्थ सेंटर्स में। देन भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि हम इंडियन लैंग्वेज में बुक्स प्रोवाइड करेंगे इन डिजिटल फॉर्मेट फॉर स्कूल एंड हायर एजुकेशन। देन ये ज़रूरी है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाएंगे फॉर स्किलिंग। तो इस तरह के 5 नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए जाएंगे फॉर स्किलिंग इन कोलैबोरेशन विद ग्लोबल एक्सपर्ट्स, जैसे कि भोपाल में बना है सिंगापुर की मदद से। एक्सपेंशन ऑफ आईआईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, अब यहाँ पे न्यू आईआईटी खोलने की बात नहीं की गई है, बल्कि नंबर ऑफ सीट्स बढ़ाने की बात की गई है। ओके, तो जो न्यू 5 आईआईटीज़ हमने बनाए हैं आफ्टर 2014, उनमें और ज़्यादा स्टूडेंट्स बढ़ाए जाएंगे, यानी कि नंबर ऑफ सीट्स बढ़ाई जाएंगी इनमें। ठीक है, फिर इसके अलावा हम लोग एक और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाएंगे फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजुकेशन, राइट। तो यहाँ पे टोटल बजट आउटले रखा गया है 500 करोड़ का। इस पर नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। एक्सपेंशन ऑफ मेडिकल एजुकेशन, तो यहाँ पर भी एडिशनल 10,000 मेडिकल सीट्स क्रिएट की जाएंगी इन मेडिकल कॉलेजेस एंड हॉस्पिटल्स। तो अब ओवरऑल आप कह सकते हैं 75,000 सीट्स हो जाएंगी 5 ईयर में। अब न्यूज़पेपर अगर आपने उस टाइम पढ़ा होगा तो मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी, ठीक है, हालांकि वो चीज़ बाद में गवर्नमेंट ने वापस ले ली थी, कि आप फिक्स नंबर ऑफ सीट्स ही इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, से अराउंड 75 फॉर 10,000 स्टूडेंट्स, इस तरह का कुछ लेकर आई थी, बट बाद में इसका विरोध हुआ तो इसको वापस ले लिया गया। इसके अलावा डे केयर कैंसर सेंटर बनाए जाएंगे। डे केयर कैंसर सेंटर विल बी सेटअप इन ऑल डिस्ट्रिक्ट्स हॉस्पिटल्स विद इन 3 ईयर्स विद 200 सेंटर्स ऑपरेशनलाइज बाय 25-26। ये बनने से तो रहा, क्योंकि नहीं बनेगा आप देख लीजिएगा, लेकिन हाँ अगर बनता तो ये इनिशिएटिव बहुत अच्छा होता। डे केयर कैंसर सेंटर। स्ट्रेंथनिंग अर्बन लाइवलीहुड,
तो उसके लिए सोशियो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट खासकर अर्बन वर्कर्स की उनकी इनकम बढ़ाने के लिए, सस्टेनेबल लाइवलीहुड प्रोवाइड करने के लिए कुछ किया जाएगा। पीएम स्वनिधि ये हमारे जो ठेले वाले होते हैं, रेडी वाले होते हैं, उनके लिए किया जाता है। उनको लोन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए यूपीआई लिंक क्रेडिट कार्ड्स विद 30,000 लिमिट एंड कैपेसिटी बिल्डिंग सपोर्ट। दैन गिग वर्कर्स के लिए ऐसा कोई सेपरेट लॉ लेके आने का जहमत नहीं उठाई है गवर्नमेंट ने। उसने सिर्फ ये कहा है कि हम इनकी सोशल सिक्योरिटी को थोड़ा सा इंश्योर करने के लिए आपके आइडेंटिटी कार्ड बनाए जाएंगे, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाएंगे हम इसके लिए, रजिस्ट्रेशन किया जाएगा आप सबका ऑन दी ई श्रम पोर्टल, और आपको हेल्थ केयर बेनिफिट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे अंडर जन आरोग्य योजना। ओके, बट मैंने आपको राजस्थान के कंटेक्स्ट में और कर्नाटक के कंटेक्स्ट में समझाया था कि हमें क्यों ज़रूरत है एक प्रॉपर लॉ बनाने की गिग वर्कर्स के लिए। ओके, अब ये तो हमने इन्वेस्ट किया पीपल में, अब इन्वेस्ट करना है इकोनॉमी में, तो उसमें हमारा फोकस रहेगा इंफ्रास्ट्रक्चर पर। तो सभी मिनिस्ट्रीज को कहा जाएगा टू अनाउंस ए 3 ईयर पाइपलाइन ऑफ PPP प्रोजेक्ट्स, और उसी में स्टेट का पार्टिसिपेशन और ज़्यादा एनहांस करेंगे। देन सपोर्ट फॉर स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर, तो यहाँ पे ये अच्छी चीज़ की गई है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है उनको 1.5 लाख करोड़ तक का लोन दिया जाएगा, वो भी 50 ईयर्स बाद चुकाना है आपको, एंड मतलब 50 ईयर्स में चुकाना है, एंड इंटरेस्ट फ्री रहेगा ये लोन। तो ये स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए एक बूस्ट है कि आप अपने यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करने के लिए वर्क कर सकते हैं, क्योंकि हम यही चाहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़े। कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो उसी के साथ न्यू प्रोजेक्ट्स आते हैं, नए काम किए जाते हैं, तो उसके साथ साथ फिर आपका जॉब्स भी क्रिएट होती हैं, खासकर कंस्ट्रक्शन सेक्टर में। एसेट मोनेटाइजेशन पाइपलाइन तैयार की जाएगी फिर से 2025-30 के लिए। ये सेकंड एसेट मोनेटाइजेशन प्लान होगा वर्थ 10 लाख करोड़, और फिर यहाँ से जो भी, जैसे सरकार ने कोई जो कंपनी ख़राब चल रही है उन सबको बेच बाच के फिर उस पैसे को री इन्वेस्ट किया जाएगा, उस कैपिटल को न्यू प्रोजेक्ट्स में। ओके, बाकी के बोल बच्चन है, जल जीवन मिशन उसको एक्सटेंड कर दिया गया 2028 तक। अर्बन चैलेंज फंड एक अच्छा इनिशिएटिव है। यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, एक तरह का कंपटीशन ही क्रिएट करेंगे अपनी सिटीज़ के बीच में। ₹1 लाख करोड़ अर्बन चैलेंज फंड टू सपोर्ट द इनिशिएटिव्स फॉर सिटीज़ एज ग्रोथ हब्स। ओके, रीडेवलपमेंट, वाटर एंड सैनिटेशन प्रोजेक्ट्स पे पैसा खर्च किया जाएगा। देन ये सबसे इंपॉर्टेंट होगा जो मैंने कल भी आपको समझाया था अपने एक रिवीजन मॉड्यूल में, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर। सरकार ने खुद कहा है कि हमें न्यूक्लियर एनर्जी पे फोकस करने की ज़रूरत है, तो उसके लिए हम कुछ अमेंडमेंट्स करेंगे एटॉमिक एनर्जी एक्ट में, एंड सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज, क्योंकि इसी की वजह से कभी किसी फॉरेन कंपनीज ने हमारे यहाँ इन्वेस्ट करने की जहमत नहीं उठाई कि अगर आपके यहाँ कोई डिजास्टर हो गया तो आप हमारी कंपनी से ही पूरा पैसा लोगे। तो इसमें कुछ अमेंडमेंट करने होंगे सरकार को, और सरकार ने खुद कहा है कि हम फोकस करेंगे अब स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर पे। इनके काफ़ी सारे एडवांटेज हैं, बेनिफिट्स हैं, अभी सिर्फ 2 ही चल रहे हैं वर्ल्ड ओवर, और सरकार इस पे खर्च करेगी 20,000 करोड़ रुपए। और हमने गोल रखा है कि 5 इंडिजिनसली डेवलप्ड SMR स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर हम तैयार कर देंगे बाय 2033। ओके, शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री को बूस्ट देने के लिए कुछ स्टेप लिए गए हैं। मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड बनाया गया है, और उड़ान स्कीम को और ज़्यादा एनहांस किया जाएगा टू 120 न्यू डेस्टिनेशन। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट अनाउंस किया गया है बिहार में, पटना एयरपोर्ट का एक्सपेंशन होगा। उसके अलावा एक ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट बनेगा बीदा में। ठीक है, अब ये ब्राउनफील्ड ग्रीनफील्ड मैं बहुत बार समझा चुका हूँ, मैं दोबारा नहीं समझा रहा हूँ। वेस्टर्न कोसी कनाल प्रोजेक्ट बनाया जाएगा, ये भी बिहार में ही आया है। माइनिंग सेक्टर में कुछ रिफॉर्म्स किए जाएंगे फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स, एंड स्वामी फंड 2.0 अनाउंस किया गया है फॉर एडिशनल 1 लाख हाउसिंग यूनिट्स बनाने के लिए। टूरिज्म रिलेटेड एम्प्लॉयमेंट के लिए कुछ बातें की गई है कि हम टॉप 50 टूरिस्ट डेस्टिनेशन तैयार करेंगे। ठीक है, ये सारी बातें यहाँ ग्राफिक्स के फॉर्म में लिखी हैं। पिलर 4 क्या था हमारा, वो था एक्सपोर्ट को लेकर। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने बात की है एक एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन की, कि हम लोग सेक्टर स्पेसिफिक एंड मिनिस्ट्रियल टारगेट्स देंगे सभी मिनिस्ट्रीज़ को कि आप किस तरीके से अपने एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करना है आपको। ओके, इसके अलावा भारत ट्रेड नेट एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा टू स्ट्रीमलाइन द इंटरनेशनल ट्रेड, और सीमलेस ट्रेड डॉक्यूमेंटेशन एंड फाइनेंसिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए जाएंगे यहाँ पर। इसके अलावा FDI वगैरह इंप्रूव की जाएगी इंश्योरेंस सेक्टर में फ्रॉम 74 to 100%। ग्रामीण क्रेडिट स्कोर पब्लिक सेक्टर बैंक्स को बोला गया है दैट यू हैव टू डेवलप ए ग्रामीण क्रेडिट स्कोर फ्रेमवर्क टू एड्रेस द क्रेडिट नीड्स ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। पेंशन सेक्टर को लेकर कुछ रेगुलेटरी नॉर्म्स की बात की गई है। इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स बनाया जाएगा यहाँ पर, जो कि इंट्रोड्यूस किया जाएगा फ्रॉम 2025। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स को लेकर सबसे ज़्यादा चेंजेस किए गए। 12 लाख तक आपको फ्री किया जाएगा, और अगर आप सैलरीड एम्प्लॉयड हैं तो आपको 75% का एडिशनल मिलता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि 12 लाख के ऊपर भी गए आप, तो जैसे अगर आपकी इनकम है 15 लाख, तो ऐसा नहीं है कि आपको 12 लाख तक फ्री है और आपको टैक्स से बाकी के 3 लाख पे देना होगा। नो, इट्स नॉट लाइक दैट।
अगर आप 12 लाख से ऊपर निकल गए तो आपको टैक्स पूरा लगेगा शुरू से। 4 लाख तक तो कोई टैक्स नहीं लगेगा, फिर 4 से 8 लाख 5% लगेगा, फिर 8 से 12 के बीच 10%, देन 16 तक 15%। ओके, सो अगर आपकी सैलरी 15 लाख है तो आपको टैक्स कितना देना होगा? 4 से 8 लाख के बीच 5%, उसके बाद 12 तक 10%, और उसके बाद 12 से 15 3 लाख, बाकी के 3 लाख पर 15%। ओके, तो ये इतना टैक्स आप पे लगेगा। सो इट्स नॉट लाइक कि 12 लाख तक पूरा फ्री हो, लेकिन फिर भी अगर आपकी सैलरी कहीं ना कहीं 12 लाख या उससे कम है तो आपका ज़ीरो टैक्स लगेगा। ओके, सो अच्छा है वो। सीनियर सिटीजन्स को कुछ और भी डिडक्शन दिए जाते हैं, तो उनका डिडक्शन जो था उसको डबल कर दिया गया है, 1 लाख रुपए और बढ़ा दिए गए हैं, यानी कि उनको 1 लाख रुपए की और ज़्यादा रिलीफ दी जाएगी। ओके, इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें तो इनडायरेक्ट टैक्स में काफ़ी कुछ करने की ज़रूरत थी, बट गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ किया नहीं, क्योंकि लेकिन एक चीज़ इन्होंने की है कि यहाँ पर हम लोग एक से ज़्यादा सेस या सरचार्ज नहीं लगाएंगे। अभी गवर्नमेंट क्या करती है, बहुत सारे सेस ठोक देती है आपके टैक्स के ऊपर भी, एग्रीकल्चर सेस, हेल्थ सेस, एजुकेशन सेस। ठीक है, तो ये सेस सरचार्ज गवर्नमेंट ने कहा है वी विल अप्लाई नॉट मोर देन 1 सेस और सरचार्ज। ओके, सो अगर मेजर एलोकेशन हम लोग देखें तो सबसे ज़्यादा एलोकेशन कहाँ दिया गया है? डिफेंस में। सेकंड नंबर पे है रूरल डेवलपमेंट, थर्ड पे होम अफेयर। अब देखिए ये जो डिफेंस और होम अफेयर है, इन दोनों को मिला के हम लोग ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 7 लाख करोड़ से ज़्यादा का खर्चा कर रहे हैं। जबकि अगर हम अपनी सिर्फ हेल्थ, एजुकेशन और एग्रीकल्चर तीनों को मिला लें, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्रूशियल सेक्टर है हमारे, ठीक है, तो हम इस पर लेस देन 4 लाख करोड़ खर्च कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? हमारी प्रायोरिटी एग्रीकल्चर, एजुकेशन, हेल्थ होनी चाहिए, नो डाउट। लेकिन हमारी ज्योग्राफी कुछ ऐसी है, ऐसे लोग बैठे हैं हमारे पड़ोसी बन के, जिनकी वजह से हमें डिफेंस पे खर्चा करना ही पड़ता है। होम अफेयर्स यानी कि हमारे जैसे अभी मणिपुर में इशू चल रहा है, नक्सलिज्म चल रहा है, ठीक है, या टेररिज्म रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती रहती है, तो उसके लिए होम मिनिस्ट्री को भी काफ़ी खर्चा करना पड़ता है। तो ये जो 7 लाख करोड़ है, ये हम चाहें भी तो रिड्यूस नहीं कर सकते। तो जब लोग पूछते हैं कि हमें क्या ज़रूरत है पाकिस्तान से बात करने की, या अटल जी ने पाकिस्तान के साथ आर्मी पीछे खींचने की, ये सब बातें, लाहौर बस से जाना, ये सब करने की क्या ज़रूरत थी? देखिए ज़रूरत तो नहीं होती है, लेकिन बात यह है कि डिफेंस का खर्चा कम करने का और कोई तरीका भी नहीं है। ठीक है, अग्निवीर जैसी स्कीम कुछ हद तक हेल्प कर सकती हैं, बट अल्टीमेटली ये जो बड़े बड़े वेपन्स, हथियार खरीदे जाते हैं, उनका खर्चा तभी कम हो सकता है जब दो नेशन पीसफुली रह सकें आपस में, राइट। तो ये लिस्ट याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा एक्सपेंडिचर डिफेंस पे कर रहे हैं हम, उसके बाद रूरल डेवलपमेंट पे, उसके बाद होम अफेयर्स पे, देन एग्रीकल्चर, एजुकेशन, हेल्थ, देन अर्बन डेवलपमेंट एंड सो ऑन। Okay, so that's it. That's all about budget that I wanted to tell you. And now we are really moving fast forward to our prelims revision series, और उसके साथ साथ हम लोग PYQ को लेकर एक सीरीज़ करेंगे, जिसमें हम पिछले 15 साल के PYQs को इन डेप्थ अच्छे से समझेंगे और उनसे रिलेटेड सारे कंसेप्ट भी समझेंगे, ताकि वो आपको प्रीलिम्स में हेल्प करे। Okay, so do join the revision series. That's it for this session. Thanks for joining. Have a great day and keep learning.